नमस्कार, खास खबर .com के कार्यक्रम वोट की चोट में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। अगर दोपहर 1 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो 40% से अधिक मतदान हो चुका है। स्टूडियो पे इसी पे चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शर्मा जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मतदान प्रतिशत अगर बढ़ता है तो मौजूदा सरकार को फ़ायदा होता है या विपक्षी दल को फ़ायदा होता है? देखिए, हमें देखना होगा कि इस समय की क्या खास कंडीशंस हैं जी। और पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि मतदान कम से कम जितना पिछली बार हुआ 75% के आसपास उतना तो होना ही है जो अभी तक का ट्रेंड लग रहा है, और मुझे लगता है उससे कुछ ऊपर भी जा सकता है। जी। तो इस बार जो मतदान के पीछे ज़्यादा फैक्टर ये है कि बहुत क्लोज लड़ाई है। दोनों पक्ष, पिछली बार जब सरकारें बदलती रही तब ये हुआ कि काफ़ी बुरी तरह से कांग्रेस हारती रही है जब से वो जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने एक तरह का कमबैक फाइट को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा मतदान होता है तो कांग्रेस ने कुछ ऐसे नए कारण पैदा किए। वैसे आमतौर पर ये माना जाता है कि ज़्यादा वोट का मतलब है जो विपक्ष है उसको उसका फ़ायदा होता है, लेकिन इस बार कुछ और कारण है। इस बार जो कारण है वो ये है कि जो कांग्रेस है उसने फाइट को इंटरेस्टिंग बना दिया, तो जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज करने की स्थिति में हो सकता है। बीजेपी पहले से ही इस लड़ाई की माहिर है, इसलिए मुझे लग रहा है ओवरऑल ये जो है मतदान प्रतिशत है ये बढ़ने की संभावना नज़र आती है। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों की योजनाएं लाई है उसको देख के लोगों में उत्साह है, या बीजेपी ने जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया उसको लेकर उत्साह देखा जा रहा है? क्योंकि जैसा कि अभी हमारे फोटोग्राफर ने तस्वीरें भेजी थी कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में मतदान को लेकर उत्साह था और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह था। इस तरह का उत्साह मुस्लिम इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है मतदान को लेकर। शहरी क्षेत्रों में थोड़ा उत्साह कम देखा जाता है, लोग धीरे धीरे मतदान करने जाते हैं। तो इसका क्या असर माना जाए? देखिए, मतदान की अलग अलग लेयर्स हैं। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कौन मतदान करता है, कौन नहीं कर पाता है, वो कौन लोग होते हैं जो नहीं कर पाते। इसके लिए कई सारे कारण होते हैं। पहली बात, मैं ऐसा मानूंगा कि इस बार मतदान ज़्यादा होने का एक कारण तो ये है कि इस बार करीब करीब 10% जो राजस्थान का वोटर है, 55 लाख के आसपास, 50 लाख प्लस के, ये आधार से लिंक हो गए थे जी। अब आधार से लिंक होने का मतलब ये हुआ कि ये वोटर कई जगह रजिस्टर नहीं हो सकता। ये जो हमारा जितना वोटर होता है उसमें एक समस्या ये होती है कि आज भी लोग काम कहीं कर रहे हैं, रहने वाले कहीं के हैं, और तीसरी जगह बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं। तो 3-3 जगह वोट अपना लिखा देते हैं लोग। डाल तो वो एक ही जगह पाते हैं, लेकिन 3-3 जगह तो वो, लेकिन उस बूथ पे तो वो खाली वोट नज़र आता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला। एक तो ये, तो जब तक ये आधार से पूरी तरह लिंक नहीं हो जाएगा तब तक ये हमारा जो हम सोचते हैं ये मतदान प्रतिशत 75-80%, इसके अलावा वोट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इस तरह से डबल रजिस्टर हुए हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जो माइग्रेशन है, जैसे हम जो काम करने जाते हैं, बच्चे या मजदूर लोग बाहर जाते हैं, तो उनका इतनी इनकम, उनको इतना फ़ायदा नहीं होता कि वो लौट के आ सकें। ये पंचायत के चुनाव में आते हैं क्योंकि सरपंच वगैरह उनके आने जाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में ऐसा करते हैं। जो करते होंगे तो निश्चित तौर पे बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि राजस्थान हमेशा जो राजस्थान से माइग्रेशन, खासतौर से क्लाइमेट रिलेटेड जो माइग्रेशन है वो बड़ा हैवी रहता है। और आप देखिए कि करीब कोरोना के समय 13.42 लाख जो लोग हैं वो यहाँ पर वापस आए। और फिर क्या हुआ कि अब होने लगा कि राजस्थान उन देश के अग्रणी राज्यों में है जिसने मनरेगा और शहरी मनरेगा जैसी स्कीम बना दी है, जो 150 दिन की गारंटी दे दी। तो मुझे बहुत कम चांस लगता है कि जो लोग गए थे बाहर, राजस्थान से माइग्रेशन कम हुआ हो सकता है। कम होने का मतलब है फिर से वोट परसेंटेज बढ़ेगा। एक और बात ये है कि जो महिला है, हम हमेशा एक चर्चा करते हैं कि महिला का वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि महिला माइग्रेंट बहुत कम है, बाहर नहीं जाती, वो आमतौर पर लोकल होती है। तो वो भी उसका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे, संख्या पुरुषों की ज़्यादा होते हुए उनकी तुलना में महिलाओं का बढ़ता जाएगा। एक ये भी कारण है क्योंकि वो वंचित होते हैं। तो वंचित लोगों का अपने, वो जैसे आपने मुस्लिम्स का बताया, जो लोग अपने आप को साइड लाइन, कमज़ोर महसूस करते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं कि साइलेंट वोट के माध्यम से हम अपनी सुनवाई करवा सकते हैं, वो लोग भी इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। एक मेरा सवाल ये भी कि युवा मतदाता इस बार 22 लाख से अधिक है, उन्हें नव मतदाता भी बोला जा रहा है, तो ये भी कुछ
इनमें भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, तो युवा मतदाता भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे इस विधानसभा चुनाव में। देखिए युवा तो हमेशा निभाते रहें, क्योंकि युवा आप देखिए जो सारी मार्केटिंग की जो चर्चाएं होती है उसमें कहते हैं कि आप 3 लोगों को मतलब आप टारगेट करें। मार्केटिंग का मतलब लगभग यहाँ भी यही बात है कि अपना प्रचार कहाँ तक लेके जाएं जिससे हमें असर मिले। उनमें एक महिला होती हैं, एक उनमें होते हैं युवा, और तीसरे होते हैं आजकल फेसबुक फ्रेंड्स। जी, फेसबुक एंड फ्रेंड्स, एफ जो बोलते हैं, फैमिली, फेसबुक एंड फ्रेंड, ये लोग हमारे फैसला लेने में बहुत मदद करते हैं। तो इन तीनों को जब कोई रणनीति टारगेट करती है तो वो ज़्यादा लोगों तक सफल पहुंचने की स्थिति में रहती है। तो युवा हमेशा एक नयापन ढूंढता है, लेकिन अब इसमें ये नहीं पता कि वो नयापन गहलोत साहब की शक्ल से नयापन ढूंढना चाहता है या मोदी जी की शक्ल से नयापन ढूंढना चाहता है। हालांकि बात ठीक है कि राज्य में वो गहलोत साहब की शक्ल ही देखी जाएगी, लेकिन फिर उनके गंभीर मुद्दे भी होते हैं कि उनको रोज़गार के बारे में कौन सोच रहा है, उनकी अच्छी अंग्रेज़ी पढ़ाई और उस भविष्य के बारे में कौन बात कर रहा है, उनकी जो उनकी चिंताएं हैं रोज़गार के मामले में, उनकी चिंताएं जो नए समाज में पार्टिसिपेट करने के मामले में, नए समाज में रिश्तों को समझने के मामले में उनको कौन समझ पा रहा है, उनको कौन लिबरल स्पेस दे रहा है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। संजय जी, मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि मतदान अभी चल रहा है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि अभी हमारे संवाददाताओं ने स्थानीय लोगों की बाइटें भेजी है, उनका कहना है कि वो विकास को देख के जिसने काम कराया उसको आधार पर वोट करेंगे। क्या विकास कार्य महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, या जन घोषणाएँ जिस तरह बीजेपी का संकल्प पत्र है और कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ये आधार होंगे? देखिए एक मुद्दे पर तो सारा वोट पड़ता नहीं तो कोई भी पार्टी जीत जाएगी। अलग अलग मुद्दे, अलग अलग जगह हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक बड़ी अजीब बात हुई है कि ये दोनों पार्टी बिल्कुल अलग अलग रास्ते पे चल रही हैं जी। जो कांग्रेस है वो कहना चाह रही है कि हमने कुछ गारंटी दी और हमने विकास किया है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह की कन्हैया लाल के मामले में क्या हुआ और पेपर लीक के मामले में क्या हुआ, महिलाओं के साथ उत्पीड़न में क्या हुआ, इन मुद्दों को उठा रही है। निश्चित तौर पे इन दोनों मुद्दों पे लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अब अगर आप फिर से वोटर साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा वो चीज़ जो मेरी जाति, धर्म, बड़ा छोटा इस पहचान से अलग मेरे को फ़ायदा दे रही है, वो कौन सी चीज़ हो सकती है। तो उसमें 2 मुद्दे ऐसे हैं, जाति, धर्म, क्षेत्र और उम्र, इन सब के दायरों को तोड़ते हैं। वो एक तो है चिरंजीवी योजना। जी, चिरंजीवी योजना से हर किसी की ज़रूरत है, तो वो युवा हो, बुज़ुर्ग हो, महिला हो, हर कोई चिरंजीवी के बारे में एक निश्चित सोचने को मजबूर है। एक और दूसरी ये है कि जो बड़े लोग जब नौकरी करने लग जाते हैं वो नौकरी किस नेचर की होगी, तो नौकरी में ओपीएस है, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो जाति धर्म के दायरे को तोड़ देते हैं, और जैसे ये तोड़ देते हैं तो इसका लाभ मिलने की संभावना लगता है गारंटी के माध्यम से सरकार ले सकती है। एक और बड़ी बात है कि हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट को भी समझना पड़ेगा। डेवलपमेंट के 2 एस्पेक्ट हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा मानव विकास। तो जो गारंटी वाली स्कीम प्लस सड़कों और इसके जाल के बारे में जो काम किया है वो इस सरकार के समय इस बार बहुत प्रशंसा सुनी जा रही है। सड़कों वगैरह के मामले में हमें दिखता रहता है, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सड़कें वगैरह बनाने का या गाँव के लेवल पर बनाने का, इस मामले में इस सरकार का रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ एक तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल बनाना, बिल्डिंग बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, और दूसरा व्यक्तिगत जीवन में जो योगदान करने की बात है तो वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है। तो मुझे लगता है विकास का कंप्लीट पैकेज इस बार हमें देखने को मिला है, और वो निश्चित तौर पर इस बात को आकर्षित करेगा कि वोटर किधर जाए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत लाभ वाली योजनाएं देख कर भी मतदाता मतदान कर सकता है? बिल्कुल, उसको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। जो बड़ा परसेंटेज ऑफ वोट है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग वोट डालते हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होंगे, कई लोग बीएसपी से होंगे, कि आरएलपी से होंगे, अलग अलग पार्टियों उनकी विचारधाराओं से, कुछ लोग नाराज होंगे इस सरकार से, लेकिन चिरंजीवी तो उनको भी चाहिए, ओपीएस तो उनको, तो उनमें से बड़ा वर्ग का कारण ओपीएस छोड़ के उधर जाने का कम है, चिरंजीवी छोड़ के जाके उधर जाने का कम है, बल्कि उस ब्लॉक में से इधर आने का बहुत खतरा है। मतलब इस ब्लॉक में आने की बहुत संभावना है, क्यों? वहाँ आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, और व्यक्तिगत स्वार्थ इंसान की पहली ज़रूरत है। संजय जी, कि मेरा सवाल ये है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने में क्या बूथ मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि आज जैसा कि बीजेपी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस की बूथ के यहाँ टेबलें खाली थी, कोई भी एजेंट नहीं था,
वो ट्वीट करके कांग्रेस पे हमला कर रहे थे। इस तरह क्या बूथ मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, मैं बूथ मैनेजमेंट असल में चुनाव जीतते ही आपने देखा है कि जो अमित शाह हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया। एक पन्ना प्रमुख जैसी बात आपने भारतीय जनता पार्टी की सुनी होगी कि जी। पन्ना प्रमुख होता है, मतलब कुछ घरों पे एक जो जितने घर के नाम पन्ने पे लिखे जा सकते हैं उनके ऊपर एक हेड होना, उन पर नज़र रखना। ये बहुत कमाल की योजना ये शुरू हुई, जो शुरुआत मुझे लगता है शायद गडकरी जी ने की, लेकिन उसको जो अच्छी तरह अपनाया वो अमित शाह जी ने जी किया। जी। तो इसके बाद जो बूथ की बात है वो बहुत गंभीर है, और मैं मानता हूँ कि एक पार्टी अगर एक बूथ पे 50 लोगों को नहीं इकट्ठा कर पा रही है तो वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होती। जी। इसीलिए जो इंडिपेंडेंट हैं और जो जातीय चुनाव लड़ते हैं, जातीय नेता, उनको दिक्कत आ जाती है। उनके अपने बूथ पे तो 100 आदमी होते हैं, लेकिन अपनी जाति से हट के बिल्कुल लोग नहीं होते हैं उनके पास, तो उनका चुनाव बाद में सिमटने लग जाता है। वो मतलब फिर नहीं टिक पाते जब तक आपका हर बूथ पे व्यक्ति नहीं है, और वो भी हेल्दी 40-50। देखिए कैसे होता है, आपके 2 या 3 तो एजेंट अंदर होते हैं बूथ में, जी। 3-4 लोग जो वहाँ काउंटर लगाते हैं, 5-7 लोग उसके लिए चाहिए, और 15-20 लोग ऐसे हैं जो आप उस बूथ पे से घर घर जाके लोगों को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, प्लीज़ चलिए आप वोट डालिए, आपका वोट रह गया है ना। तो 50, और फिर इनकी ड्यूटी बदलती है। ऐसा नहीं है कि सारा सुबह से कोई 7 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करता रहेगा, बीच में रिलीवर चाहिए इनके लिए, इनकी कोई और ज़रूरत पड़ सकती है, कोई बीमार पड़ जाए। तो 50 से नीचे अगर बूथ पे आप लोग, और जब ऐसे होता है तो वोट का परसेंटेज इसलिए बढ़ता है कि एक एक घर पे दोनों बड़ी पार्टी के कम से कम, और जहाँ पे अच्छे इंडिपेंडेंट हैं उन सबके लोग जा चुके होते हैं एक एक घर पे कि भाई प्लीज़ आप डालिए, वोट डालिए, वोट से वंचित रह रहे हैं, तो उससे निश्चित तौर पे वो बढ़ता है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था राजस्थान की गहलोत सरकार की योजनाओं को लेके, बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसमें शिकायत करी है। तो क्या बीजेपी पार्टी कांग्रेस की गारंटी से इतनी डरी हुई है, कोई सा भी ट्वीट आता है, विज्ञापन आता है, वो तुरंत चुनाव आयोग पहुंच जाते हैं? जी मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। मुझे लगता है कई बार बीजेपी जानबूझ के कांग्रेस इतनी चालाकी से काम कर रही है कि अपना प्रचार खुद बीजेपी के माध्यम से ही करा लेती है वो। जैसे कि ये 7 गारंटी आज क्यों चर्चा में, मैं खुद ही एक दूसरे चैनल पे था, वो 7 की 7 गारंटी सुना रहे थे बार बार। राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दिया, और फिर साथ में प्रियंका जी ने भी कर दिया ये ट्वीट कर। अब बीजेपी उसका विरोध करने पहुंच गई तो वो ट्वीट और चर्चा में आ गया, नहीं तो किसी को पता ही नहीं होता कि वो ट्वीट था, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो आपके अखबारों में वैसे भी आ रहे हैं, सभी पार्टी के आ रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स ने आपने भेजे हैं। आपत्तिजनक है नहीं है, मुझे टेक्निकली तो नहीं पता, पर मेरी समझ में वो है नहीं आपत्तिजनक, होता नहीं है। आप अपनी बात कहते रह सकते हैं, सिर्फ आप घर पे जाके कि या बूथ के पास जाके किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इसको वोट दो, जब उसमें आप हमारे घेरे में आ जाता है वो बूथ के घेरे में। उससे पहले आप आम सभा नहीं कर सकते, भीड़ में जाके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत तो अब आखिरी क्षण तक अपना प्रचार कर सकते हैं। अभी जो डिजिटल है इसने इसको व्यक्तिगत बना दिया है, जो सबको चला जाता है, और फ़ोन कॉल्स हैं वो आ सकते हैं। तो मेरी समझ में तो बीजेपी बहुत अच्छी तरह, जैसे पहले आरोप लगता था ना राहुल गांधी बीजेपी के बेस्ट प्रचारक हैं जी। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी राहुल गांधी की बेस्ट प्रचारक है। वो खुद ही पीछे लगी रहती है, और वो लोग भूल जाए तो राहुल गांधी को फिर आगे ले आते हैं वो। आज आपने सुबह से देखा होगा कई नेताओं के बयान आए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सचिन पायलट समेत तमाम नेताओं के बयान आए हैं। आपको सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास किस नेता में नजर आ रहा है? देखिए इस समय तो सभी को, इसको हम बोलते हैं ना, पॉस्चरिंग करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है हम जीत रहे हैं। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता देता हूँ कि सच में जीत कौन रहा है किसी को नहीं पता होता जी। जो लोग खुद सोच रहे होते हैं ना हम जीत रहे हैं, ज़मीन खिसक जाती है, नहीं पता लगता। मिसेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद पूरा विश्वास था, नहीं तो इमरजेंसी हटाती क्यों, इतनी बुरी तरह हार रही, वो खुद ही हार गई, है ना। तो ये जो एक प्रचार हम मीडिया में चलता है, वो थोड़ी सी बूथ की अंडरस्टैंडिंग ना होने का खेल है। देखिए हम लोग भी पत्रकार लोग जब कोई अनुमान लगाते हैं तो उसमें बहुत मोटी मोटी ऊपर के उन लोगों से बातें सुन पाते हैं जो वोकल हैं। जो साइलेंट वोटर है उसका तो आपको पता ही नहीं लगता, और 70-80% वोटर तो साइलेंट होता है, उसका पता ही नहीं है वो किसको वोट डालेगा। पहले ऐसा माना जाता है कि जाति वोट डाल देगी, आज महिला और पुरुष अलग अलग डालते हैं। एक ही परिवार में बच्चा कहीं वोट डाल रहा है, दादाजी कहीं डाल रहे हैं, महिला कहीं डाल रही है, पुरुष कहीं डाल रहा है, तो जाति किधर चली गई, है ना। अब अंतर जातीय विवाह होने लग गए तो जाति कैसे एक हो जाएगी।
ना, तो ये मेरी समझ में जो पुरानी मान्यताएं हैं उन वो एक सीमा तक ठीक है। अब वो नया समाज जो बन रहा है, जो डिजिटल स्पेस में एक दूसरे बात करके समझता है, वो नया समाज है, वो अलग तरह से सोचता है, वो चार जगह एक ही मुद्दे को कंफर्म करता है। ये बिल्कुल मत मानिए कि किसी ने कोई झूठी बात कह दी और वो दूसरा आदमी समझ ही नहीं। हाँ, कुछ वर्ग है, लेकिन आप बात करोगे, मैं और आप में अगर कोई बात, आप कहेंगे अरे जी सत्येंद्र जी ऐसा लग रहा है, ये बात ठीक है क्या, ये नीचे आपके यहाँ सेल लगे, मैं कॉल करूँगा, ये 70%, अरे नहीं सर 70 कुछ नहीं, मैं 70 पढ़ के गया तो वह तो 30% निकला। तो मैं बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार थोड़ी बैठा हूँ। आप सोचते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ बनने के लिए बैठे हैं, जनता पागल है। संजय जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी। खास खबर .com में बस इतना ही। धन्यवाद।